हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें मैथ का सेक्शन देखेंगे। मैथ के टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 11 तारीख की तीनों शिफ्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पेपर है आपके पास 12 तारीख का। 12 तारीख की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मैथ का सेक्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि कॉट बी की वैल्यू आपको दे रखी है 12/5, तो सेक बी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना 5, 12, 13 का आपके पास ट्रिपलेट होता है। तो कॉट की वैल्यू दे रखी है तो ये 12 हो जाएगा और ये मेरे पास 5 हो जाएगा। इसके बाद में ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 13। सेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो यहाँ से 13/12 हो जाएगी आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 335, 605 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले अलग अलग को मैं 13 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। तो क्या बन रहा है यहाँ से, देखो स्टार्टिंग में इसको मैंने डिवाइड किया 335 को 13 से, तो 13 दूना 26 और आपके पास 7 बचेगा 75। 75 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगा 65, 10। तो पहले वाले केस से आपके पास 10 बन रहा है। दूसरे वाले केस में मैंने अगर इसको डिवाइड किया 13 चौके 52, 8 बच रहा है, तो 13 6 78, 10 बच रहा है यहाँ से। और अगर अगले वाले को मैंने इसको डिवाइड किया 13 6 78, 78 और इसके बाद में यहाँ से बचेगा मेरे पास 7, 73 और 73 बच रहा है ना। तो 13 चौके 52 और 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 65 और 65 में से आपके पास 73 में से 65 जाएगा तो 8 बचेगा। तो 800 बन रहा है, ये 800 बन रहा है। तो अभी देखो ये 80 है, 13 6 78, तो यहाँ से कितना बन रहा है 80 से 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो 2 को फिर इसको हटाया मैंने और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी मेरे पास कितना बन रहा है 20। 20 को डिवाइड करूँगा 13 से तो मेरे पास 7 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 7। समझ में आ गया। इसको कंप्लीट पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको इंडिविजुअल का रिमाइंडर निकाल के उनको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है और 15% की हानि होती है। 425 में बेचने पर उसको 15% की हानि होती है, तो मतलब ये 85 का मूल्य है इतना। और इसके बाद में 105 में बेचने पर अर्जित करता 105 रुपये मतलब 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 105 में बेचना चाहिए उसको। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आगे। 5 से मैंने इसको काटा तो ये मेरे पास देखो ये आपको दिख रहा होगा ऐसे 8 5 6, ये 5 बार कट रहा है क्या। इसको 5 बार 25, 8 45 तो 42। ठीक है, ये 5 बार जाएगा, 5 को इससे सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 525 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए बी सी है, वो किसी कार्य को 8 दिन 10 दिन और 12 दिन में इस तरीके से कर सकते हैं। ये ए रहा, ये बी और ये सी रहा, 8 10 और ये 12। टोटल मैंने इनका वर्क मान लिया 120। तो यहाँ से आ जाएगी मेरे से पहले की एफिशिएंसी 15, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास 12 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 10। ठीक है, इतना एफिशिएंसी आपके पास आ रही है। उसके बाद क्या करेगी, एक साथ मिलकर पूरा काम करने के बाद उन्हें इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो इनको जो अमाउंट मिल रहा है वो इस अनुपात में मिलेगा 15 12 और 10 के अनुपात में। तो बी के हिस्से में कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, इनको सबको जोड़िए। तो सबको जोड़ा तो मेरे पास कितना बन रहा है 15 12 27 और 10 37, 37 बन रहा है। तो 37 5 5 5 ये वाला अमाउंट है, ये आपके पास मिलेगा 37 के रेशियो में। ठीक है, तो अभी मेरे को बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा मेरे पास यहाँ पे था 12। तो 37 से हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 37 का 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो मेरे पास जो संख्या मिलती है वो मेरे पास मिलती है 111। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू मिल रही है मेरे पास ये आ जाएगी 15 करके। ठीक है, 0 को मैं यहाँ पे होल्ड रखता हूँ। ठीक है, 0 तो है ही आपके पास, और इसको 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 180 आ जाएगा, तो 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 37 की आपको याद रख लेनी है टेबल। 37 को जो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 111 आता है, और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 222 आता है, और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 333 आता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। तो जब हमें कहीं भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखें तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको वैल्यू दी है 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 7 = 0। थीटा की वैल्यू 90 तक है, 0 से 90 के बीच में। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा को बदल लेता हूँ, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इसके जगह रख देता हूँ। तो और tan स्क्वायर थीटा को मैं t मान लेता हूँ। ठीक है, तो t स्क्वायर बन जाएगा, तो 3t स्क्वायर यहाँ से बन जाएगा। तो 3 और आएगा यहाँ से, और तो ये 3 प्लस का है और -4 बन जाएगा। ठीक है, और प्लस t = 0। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी यहाँ से आपके पास
आप देख पा रहे होंगे। एक तो वैल्यू बनेगी आपके पास 3t को मैं कन्वर्ट किया मैंने 4t और उसके बाद में माइनस 4t आपके पास प्लस का आएगा और 3t वो आएगा वो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ओके, 4t और 3t, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो इसको मैंने अभी क्या है कि 3t कॉमन लिया यहाँ पे, तो वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, केवल t कॉमन लिया मैंने यहाँ पे t, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी t 3t + 4 और यहाँ से मैंने कॉमन लिया 1, ठीक है। यहाँ ये वैल्यू माइनस भी है ना, तो -1 कॉमन लिया तो यहाँ से वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 3t + 4। तो t की वैल्यू यहाँ से आ रही है वो 1 आ रही है, ठीक है। t की वैल्यू 1 आ रही है और 3t और t की वैल्यू एक दूसरी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है -4/3। तो हमको वैल्यू लेनी हो पॉजिटिव में लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपके पास थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में। टी की वैल्यू 1 का मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 का मतलब हो गया कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। 45 डिग्री है तो यहाँ पे वैल्यूज रख दूंगा मैं। तो ऊपर क्या बनेगा 2 × 1/√2, ठीक है, 2 × 1/√2 और प्लस 3 × 1/√2। तो ऊपर क्या आ जाएगा 5/√2 बन जाएगा सीधा, ठीक है, 5/√2। नीचे देखिए कोसेक थीटा ये बन जाएगा √2 और सेक थीटा ये भी √2 बन रहा है। तो √2 ऊपर से आएगा नीचे, तो नीचे बन जाएगा 2√2, 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 बन जाएगा, ठीक है। तो 5/4 आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें निकालना क्या है आपको, किराए पर खर्च की गई राशि पारिवारिक आय का कितना प्रतिशत है। तो टोटल पारिवारिक आय कौन सी है, जो टोटल 100% है वो आपके पास, ठीक है, और 360 डिग्री का। और जो किराए पर मतलब रेंट पर जो खर्च कर रहा है वो 60 कर रहा है, तो 60 खर्च कर रहा है रेंट पर, 360 टोटल है, तो इसका 100% निकाल दूंगा मैं। तो यहाँ से जो वैल्यू बन रही है मेरे पास, ये आपके पास 1/6 है, और 1/6 हम खूब जानते हैं 16 सही 2/3 होता है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसके बाद में 7 क्या कह रहा है कि x + y + z की वैल्यू दे रखी है और दूसरा ये वैल्यू दे रखी है आपको, x y z की वैल्यू निकालनी है। तो वही आपका पहले वाला फॉर्मूला वही लगेगा यहाँ पे। तो x³ y³ z³ 1604 माइनस इस पूरे व्यंजक को मैं मान लेता हूँ करके t मान लेता हूँ, ठीक है। तो 3t = तो ये वाली वैल्यू मेरे को निकालनी है 3t, और इसके बाद में इधर हो जाएगा मेरे पास ये 11 का स्क्वायर करूँगा तो 121 माइनस 3 × 6, तो माइनस ऑलरेडी उसमें है पहले से ही, तो प्लस हो जाएगा वो, तो 18, ठीक है। तो ये वैल्यू बन रही है। तो 3t को मैं इसको इधर लेके आऊँगा, तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू बन रही है देखिए यहाँ पे, 121 में मैंने जोड़ा 8, 121 में 8 जोड़ा तो मेरे पास बन रहा है 139 बन रहा है। ये 139 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी बन रही है 9, 9 3 12, 3 और 1 4 और 1 5 और 1, ये वैल्यू बन रही है। ये वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये वैल्यू है मेरे पास 3t के बराबर। तो ये वैल्यू आ रही है वो मेरे पास 3t के बराबर आ जाएगी। इन दोनों को माइनस करूँगा तो मैं, तो ये वैल्यू माइनस किया तो कितना बनेगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ हो जाएगा 3 7 और 75 बन रहा है। तो ये 3t की वैल्यू है, हमें निकालनी है वो x y z, मतलब केवल t की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगी आपके पास 25, ठीक है, 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 25 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ऊर्ध्वाधर मीनार के एक ही समतल पर इस प्रकार स्थित है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब ये कोई खंभा रहा आपका और यहाँ एक पर दूसरी आपके पास ये कोई मीनार है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण आपके पास दे रखा है ये 60 डिग्री, और इसके बॉटम मतलब इसका जो बॉटम पॉइंट है उसका आपको एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। इस तरीके से ये 60 और ये वाला एंगल है ये 30 डिग्री है। इसके बाद में क्या करें कि खंभे की ऊंचाई ये 24 है, तो ये भी वैल्यू आपके पास 24 हो जाएगी। तो ये आपके पास 24√3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 24√3 हो जाएगी, तो ये मेरे पास 24√3 का √3 टाइम्स दोबारा, तो 24 2 48 72 बन जाएगा, ठीक है। तो 72 और ये टोटल है लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, ये आपके पास हो जाएगी 96। तो यही आपसे पूछा लास्ट में देखो कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो ये आपके पास 96 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु P से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा टेंजेंट खींची जाती है और बिंदु जो T पर इसको मिलती है। यह मैंने एक सर्किल बनाया, ये बाहर कोई पॉइंट है P, यहाँ से मैंने एक टेंजेंट इस पर ड्रॉ कर दी।
इसके बाद में पी टी की वैल्यू दे रखी है 10.5 मतलब 21/2। आगे क्या कह रहा है कि छेदक रेखा पी ए बी है जो ए और बी पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। तो कोई दूसरी लाइन है जो इस तरीके से है पी ए बी, ठीक है। और पी ए की वैल्यू आपको दे रखी है ये वाली वैल्यू 7। तो जीवा ए बी की लंबाई, इसकी आपको लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले मैं पी बी की निकाल लेता हूँ, उसमें से 7 माइनस कर दूँगा तो आंसर आ जाएगा। तो 21/2 इंटू 21/2, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितने के 7 इंटू पी बी, ये बात ठीक है आपको। 7 से मैंने इसको काटा कितनी बार, 7 × 21 3 और 21 × 63, 63/4 बन रहा है ये 63/4। तो 63/4 का सॉल्व करूँगा मैं थोड़ा सा, तो ये कितना बनेगा 63 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 32 बन रहा है क्या, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 31। तो 4 से काटा तो 15 बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, आपके पास वैल्यू बन जाएगी, मैंने इसको दिया 4 से 15 बार, 15.75 ये बन जाएगा, ठीक है। 15 चौके 60, 3/4 75 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है ना वो हमारे पास ये टोटल आई है, और हमें जो निकालनी थी उसमें से केवल आपके पास जो जीवा ए बी की लंबाई निकालनी थी उसमें से 7 माइनस कर दूंगा। तो 7 माइनस करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी वो 8.75 आ जाएगी, ठीक है। ये आपसे पूछा था लास्ट में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो अभिनिष्ट स्पर्शरेखाएं ए सी और बी डी दो समान वृत्तों को क्रमशः ए सी और बी डी पर स्पर्श करती हैं। दोनों आपके पास सर्किल की रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर है, बी डी की लंबाई भी आपको दे रखी है 48। तो ए सी की लंबाई आपको निकालनी है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझने की बात यहाँ पे ये है कि जो आपके पास ए सी है ना, यही आपके पास जो टेंजेंट है, ये दोनों सर्किल हैं, इनके सेंटर की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस यही ए सी ही हो जाएगी, जो टेंजेंट है उसी की वैल्यू। तो आपसे जो ए सी पूछ रहा है ये कहीं ना कहीं आपसे दोनों सर्किल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि जब दोनों की रेडियस सेम है, अगर दोनों की रेडियस अलग अलग होगी तो ये आपके पास ए सी सेंटर डिस्टेंस नहीं रहेगी, बदल जाएगी आपके पास वैल्यू। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो यहाँ पर लगाएंगे सीधा। तो बी डी आपके पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि बी डी का स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास, इधर हो जाएगा आपके पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास R1 + R2, दोनों R1 और R2 बराबर हैं तो 7 और 7 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 7, 24 और 25 का, ठीक है। अब ये सभी चीज़ें उससे डबल हैं, देखो 7 का डबल 14 दिख रहा है, और आपके पास 24 का डबल 48 दिख रहा है, तो 25 का डबल यहाँ पे आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट भी आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 11 क्या कह रहा है कि दो ट्रेन की चाल 2:7 में है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में इतना चलती है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 50 दे रखी है आपके पास 2 यूनिट की वैल्यू। आगे देखिए दोनों ट्रेनों की चाल, आपको चाल का योग निकालना है। तो इसकी वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई किया 450 बन रहा है, ठीक है। इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया, यहाँ से बन जाएगा मेरे पास 7, तो 15 से 105, 105 और 5 5 10, ये 10 है और ये मेरे पास 105 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू बन रही है वो 95 बन रही है माइनस की, नीचे वैल्यू बन रही है वो 10, तो 9.5 आंसर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। ये तो आसान सा सवाल था, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसके बाद में ये वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, आपने ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू का। यदि a + b + c आपके पास 0 हो जाता है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू ये आपके पास हो जाता है 3abc के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ABC 70 + 20 90, और 90 को जो मैं 90 में -90 में ऐड करूँगा तो मेरे पास 0 बन रहा है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो मेरे पास हो जाएगी 3 टाइम्स तीनों का मल्टीप्लाई, 3 × 7 × 2 × 9, ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझने की क्या है, जो आपके पास साइन आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू है ना आपके पास 9, ये माइनस में है, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल यहाँ पे माइनस आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, कितना बनेगा देखो, 7 × 21 बन रहा है और 9 दूनी 18, 21 और 18 से मल्टीप्लाई करूँगा, यूनिट डिजिट 8 बन रहा है। देखो ऊपर वाला होगा नहीं, नीचे वाला आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतनों के बीच में अंतर आपको निकालना है। तो सबसे पहले वाले का हम निकाल लेते हैं। तो 4/3 बन जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मतलब 22/7, और उसके बाद में आर क्यूब 7 × 7 × 7, ठीक है ये वैल्यू। और दूसरी जो वैल्यू है वो मेरे पास बन जाएगी कितनी, यहाँ पे शंकु है तो 1/3 और पाई आर क्यूब। तो देखो मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं उस हिसाब से। तो कॉमन क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, देखो दोनों की रेडियस सेम है तो ये भी कॉमन आ ही जाएगा यहाँ पे। तो 4/3, तो 4 तो कॉमन आएगा नहीं, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कॉमन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 3, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो पाई का मतलब 22/7, ठीक है, और आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 7 × 7, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इसके बाद में देखिए बटे 3 भी आ जाएगा ना कॉमन, बटे 3 भी कॉमन आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। देन अंदर की मैं बात करूँ तो यहाँ से तो वैल्यू बन जाएगी मेरे पास, ये क्यूब है तो 4r की वैल्यू बन जाएगी, तो 4 × 7 = 28, और इधर मेरे पास h की वैल्यू बन जाएगी वो 10 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू बन रही है वो 18 है, ये इसको मैंने सॉल्व किया दोनों को, इसको, तो ये 18 बन रहा है। ये 3 से कट जाएगा 6 बार, ठीक है। और क्योंकि माइनस करना है ना मुझे, तो दोनों को मैंने माइनस किया यहाँ पे, 7 से ये 7 बार चला जाएगा। तो अब ये देखो कितना बन रहा है, ये यहाँ से वैल्यू बन रही है 7 से 42, 42 से 84, और 84 को मैं जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 और 8 × 4 = 12, और 8 × 1 = 9, 924 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए, किस हिस्से से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें राज्यों ACE के कुल मिलाकर युवाओं की संख्या, ACE, A रहा, C रहा और E रहा। A में है आपके पास 12, और C में है आपके पास 11.5, और E में है आपके पास 9। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना वैल्यू बन रही है, देखो 11 9 20, 20 और 12 32, 32.5, मतलब जस्ट डबल करूँगा तो 65/2, ठीक है। अब देखो ऑप्शन, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो टिक नहीं कर सकते। देखो आपको पता तो लग गया ये ऑप्शन हो गया या फिर ये होगा, अब क्या होगा दूसरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, देखिए आगे। BCD में कुल रोजगारशुदा युवाओं की संख्या से अनुपात निकालना है, तो B और C और D को लेना है। तो BCD का मैंने लिया यहाँ पे, तो B का हो जाएगा 7, और C का हो जाएगा 10, और D का हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो 7 7 14, 14 और आपके पास 10 24, 24.5, 24.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसको 49/2, ठीक है। 2 से 2 तो चला ही जाएगा, तो 65 और 49 आपके पास रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 16 क्या कह रहा है कि वर्तमान में A B से 8 वर्ष छोटा है, और 4 वर्ष पहले इनकी जो आयु है उनका अनुपात दे रखा है 1:2, ठीक है। और वर्तमान में B की आयु कितनी है ये आपको निकालना है। तो वर्तमान में क्या है कि अब इस हिसाब से कर सकते हैं इसको, जैसे कि 4 वर्ष पहले मैंने इनकी आयु मानी थी x और 2x, x और ये x है, और ये मेरे पास ये वैल्यू है, ये 2x है, ठीक है। और अभी जो प्रेजेंट में क्या हो जाएगी, इनकी x + 4 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 2x + 4, यहाँ तक ठीक है। तो अभी क्या करना है कि जो वर्तमान में जो A है वो B से 8 वर्ष छोटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस वो 8 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू बनेगी, देखो 2x, तो मतलब x की वैल्यू कितनी बन रही है, वो 8 बन रही है। तो B की आयु निकालनी है आपको, तो वर्तमान में तो 8 दूनी 16 और 4 20, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इसके बाद में, 2014 और 18 में A प्रकार की कारों का कुल निर्यात, 2014 और 18 का डाटा देखना है, और उसमें भी A प्रकार की, तो 214 में तो है आपके पास 200, और उसके बाद में 18 में है आपके पास 300, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में 15 और 17, 15 में है आपके पास 250, और 17 में है आपके पास 275, तो ये हो जाएगा आपके पास
200, 250 हो जाएगा, 500, 525 बन रहा है ये 525, ठीक है। अब इसको कितने से ये कटेगा, देखो मैं अगर मैं इसको 25 से ही काटता हूँ तो 25 से ही मेरे पास 2, 25 2 50 और 25 दूना 50 और 25 से कम 25, 20:21 बन रहा है मेरे पास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। इसके बाद 18 देखिए, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में इतना और 10 वर्ष में इतना हो जाती है, तो ब्याज की दर 2% में अधिक होती तो कितने वर्षों में ये है आपके पास इतने रुपए हो जाती है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 6 वर्ष और आपके पास 10 वर्ष, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास अमाउंट निकाल लेता हूँ एक और मैं, कितना आएगा। तो 6 वर्ष और 10 वर्ष इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 72 हज़ार में से मतलब 720 है, 720 में से मैं 592 माइनस कर दूंगा तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू बन जाएगी ये 8, यहाँ हो जाएगा 10 तो 2 बन जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6 तो 1, तो 12,800। ये 12,800 है, ये 4 वर्षों का है। 12,800 है, ये 4 वर्षों का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज मैं अगर निकालूँ यहाँ से तो मेरे पास हो जाएगा 4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है मेरे पास 3200, ठीक है। 4 तिया 12 4 दूनी 8, 3200 आंसर आपके पास आ रहा है यहाँ पे। 1 वर्ष का ब्याज है ये। तो 1 वर्ष का ब्याज है तो 6 वर्ष का ब्याज में यदि 10 वर्ष का ब्याज निकालता हूँ तो 10 वर्ष का, यहाँ से 10 वर्ष का ब्याज निकालता हूँ तो मेरे पास 32,000 आ जाएगा। और तो जो आपके पास जो रकम था, जो मूल रकम थी वो कितनी आ जाएगी, 40,000। तो 32,000 आपके पास रकम है, ब्याज आया है इस पर, 40,000 मूल रकम है। यहाँ से मैंने निकाल लिया, इतना तो आ गया है आपके पास, ये पी की वैल्यू आ गई है और ये आपके पास इतना आ गया। अब देखिए यदि रेट की वैल्यू 2% अधिक होती तो ये कितने वर्षों में इतनी अमाउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को रेट की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पे, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि रेट से निकालना थोड़ा सा आसान रहेगा। तो रेट की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो कितनी बनेगी मेरे पास रेट की वैल्यू, ये जो अमाउंट है ना ये 10 वर्ष में है 32,000 ये आपके पास है, ये आपके पास 10 वर्ष में है इजिकल टू 40, ठीक है। 3 जीरो से तो मैं 3 जीरो इसकी हटा देता हूँ, 40 इंटू आपके पास 10 और इंटू हो जाएगा आपके पास रेट परसेंट, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और 4 से ही मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 8 32, ठीक है। तो 8% मेरे पास रेट आ गई। तो 2% इसमें मेरे को बढ़ा देना है तो 10% हो जाएगी रेट। तो 10% और 40 आपके पास हज़ार रुपये हैं, तो 40,000 रुपये हैं, उसको 10% के हिसाब से आपके पास 40,000 रुपये हैं और 76,000 रुपये आपको बनाने हैं। 10% की रेट है तो टाइम निकालना है, बहुत आसान सा सवाल हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ से 36,000 रुपये आपको ब्याज चाहिए, 36,000 रुपये ब्याज चाहिए तो आपको कितने साल के लिए इसको लगाना पड़ेगा, 4,000 को, 40,000 को, तो 10% रेट है तो 9 की रेट से 9%, 9 साल के लिए आपको इसको लगाना पड़ेगा। तो 9 चौके 36, तभी आपके पास 36,000 आपके पास कितना आएगा, ब्याज आएगा। तो 9 साल आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसके बाद में ABC में B का समद्विभाजक AC, यहाँ पे ये मैंने लिखा, B का समद्विभाजक AC को D पर मिलता है। ये B लिया मैंने और यहाँ पे ये A लिया और ये C है, AC को D पर मिलता है, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा है कि AB बराबर 12 दे रखा है और BC बराबर 18 दे रखा है। AC जो टोटल है ये मेरे पास 15 दे रखा है। तो AD की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि ये जो रेशियो होगा वो इन्हीं साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 6 तिया 18 इस रेशियो में हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास जो रेशियो है वो 15 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कितने छात्रों ने कुल अंकों के 2/3 से कम अंक प्राप्त किए। तो कुल अंक कितने हैं आपके पास, कुल अंक हैं आपके पास 30, 2/3 इसका मार्क्स कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा 20। तो 20 नंबर से कम कितने लोगों ने प्राप्त किए वो आपको निकाल देना है। तो 20 मार्क्स ये रहा, देखो नीचे, तो ये वाला डाटा आपको ऐड कर लेना है। तो इसमें कितने बन रहा है, देखो 8 8 16, 16 7 23 और 2 25, तो 25 आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद 21 देखिए,
क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच में अंतर आपके पास 17 दे रखा है। दो लंबवत भुजाओं के बीच में अंतर 17 है। तो इसका क्षेत्रफल आपके पास 84 है। तो त्रिभुज का परिमाप आपको निकाल लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे एक तरीका क्या रहेगा कि करने का, आप ट्रिपलेट यदि आपको याद है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो नहीं तो आप x और x+17 मान के उस हिसाब से करना पड़ेगा। ये तो ट्रिपलेट से थोड़ा सा आसान कैसे हो जाएगा, जैसे कि मैं पहले लेता हूँ 8, 15, 17 का लेता हूँ। 8, 15, 17 इसका मेरे को पास ट्रिपलेट बैठ रहा है क्या, ये ट्रिपलेट नहीं बैठ रहा। तो एक और ट्रिपलेट होता है मेरे पास 7, 24, 25 का। इसका देखिए तो दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा था 7, ये तो होगा नहीं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 17। तो ये आपके पास हो जाएगा। और देखो इनको जब आप एरिया निकालोगे तो यहाँ से एरिया भी आपके पास 84 आ रहा है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो एरिया आ रहा है। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला। तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए यहाँ पे, तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो ऐड किया तो मेरे पास 25, 25, 25, 50 और 6, 56। तो 56 आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी जो बेसिक अप्रोच है वो तो सेम ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 दे रखा है। 32% छूट देने के बाद में 25 रुपये का लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 25 रुपये का जो लाभ हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि CP निकाल लेता हूँ। CP यदि मेरे पास आ जाता है तो वहाँ से मैं आपके पास प्रतिशत लाभ निकाल लूँगा यहाँ पे। तो CP निकालने के लिए देखो 625 मेरे को दे रखा था अंकित मूल्य 625 का यदि ये अंकित मूल्य है, इस पर मेरे को देना है कितना छूट 32। तो 32 छूट दिया मैंने, तो डिवाइड बाई 100। 25 से कट जाएगा 25 बार ही जाएगा, और 25 से ये 4 बार, और ये 25 से कितनी बार जाएगा 8 बार। तो 25 × 200, तो 200 का आपके पास छूट दिया है इसने। तो इतने में से माइनस कर दूंगा 625 में से। 625 में से 200 माइनस करूँगा तो 425। 425 में क्या किया है उसने, बेचा है। और यहाँ पे जो दे रखा है कि 25 का उसको लाभ हुआ है, तो 25 का लाभ हुआ है तो मतलब क्या है कि 400 कहीं ना कहीं उसका क्या है CP है। 400 CP है, उस पर 25 का लाभ हुआ है। ठीक है, 400 CP है उसका, उस पर 25 का लाभ हुआ है। तो कितना परसेंटेज आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट, तो यहाँ पे वैल्यू मैं निकालूंगा तो 25/400 ये हो जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। ठीक है, 6 सही 1 और उसके बाद में 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, 6.25 करके आएगा। तो अप्रॉक्सीमेट आपको आंसर लेना तो 6% आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है कि जिसे इतने संख्या इससे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आपके पास 5 शेषफल बचता है। तो अभी देखो यहाँ पे जो संख्याएं हैं जो आपको दे रखी हैं, तो उसमें क्या है कि आपके पास नंबर बड़े नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन के थ्रू जाके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो 5 शेषफल बचाना है तो 5 में से माइनस कर दूंगा, तो फिर उसके बाद में इतने से विभाजित होना चाहिए, सिंपल सा ही है। और दूसरी चीज़ 7 को मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग वाला मल्टीपल 7 का नहीं है, दूसरा वाला भी आपका 7 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है आपको। और उसके बाद में लास्ट को भी मैं चेक करूँ तो ये वाला मल्टीपल बन रहा है कि देख लीजिए एक बार, 7 या 21, आपके पास 4 बच रहा है, 42 ये भी नहीं है, केवल एक ही है ये आपके पास 7 का मल्टीपल बनेगा। देखो 7 × 7 3 बच रहा है, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। ठीक है, तो केवल एक ही संख्या है जो आपके पास मल्टीपल है। तो ऐसे ही आप इसको टिक करके यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए इसके बाद में, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत आपके पास 20 दे रखा है। तो उनमें से सबसे छोटी और आपके पास उनमें से सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो मिड वाली संख्या होगी, क्योंकि देखो ये ऑड नंबर में है तो मिड वाली संख्या मैं 20 ही मान लेता हूँ, क्योंकि एवरेज है। तो कुछ संख्या इससे कम है, कुछ संख्या इससे ज़्यादा है। तो उसके बाद एवरेज आया उनका 20 आया। तो 20 से क्रमागत संख्या दे रखे हैं तो 21, 22 और 23। और इधर मैं कम करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 19, 18, 17 और 16। देखो टोटल कितने, इधर भी मेरे पास 4 नंबर हो गए, इधर भी 4 नंबर हो गए, और ये आपके पास बीच का नंबर हो गया। ठीक है, तो ये एवरेज आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, 16 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 16।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य आपके पास 82 प्रति लीटर था और वृद्धि से पहले उसके बाद 5% की इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। आगे क्या कह रहा है कि एक आदमी प्रति महीने इतने किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी कार इतने किलोमीटर का माइलेज देती है। ठीक है, तो पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी के यात्रा पर पड़ने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए कि जो है उसकी कार है वो लगभग कितना पेट्रोल खर्च करती है, पहले ये निकालना पड़ेगा हमको कि कितना उसका पेट्रोल खर्च करती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3045 है, 3045 है। तो माइलेज का मतलब होता है कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर वो चलती है। तो 1 लीटर में जैसे 15 किलोमीटर चलती है तो इतना डिस्टेंस उसको चलना है, तो इसको कितना लीटर पेट्रोल चाहिए पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो 15 दूना 30 यहाँ से आ गया, उसके बाद में 0 और 15 × 45 203। तो 203 लीटर तो हमें क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। एक चीज़ तो यहाँ पे ये समझ बैठी आपको। दूसरी चीज़, अभी जो आपके पास जो इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, वो इंक्रीमेंट कितना हुआ है पहले वो निकालना पड़ेगा। 82 रुपये प्रति लीटर था, इसमें 5% की वृद्धि हुई है। तो 82 का 5% यदि मैं निकालूँ तो 82 5% ये हो गया। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू। पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 दूनी 10, 1 8 पन्ने 40, 40 और 1 41। ठीक है, 4.1। तो 4.1 का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये इतना क्या है कि इसका इतना ये रेट इसका बढ़ गया है पेट्रोल का। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। 41 4.1 रेट इसका बढ़ गया है। तो 203 लीटर पे कितना बढ़ गया होगा ये आपको निकाल लेना है यहाँ पे। तो देखिए इसको मैं 4.1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपल। तो एक बार मैं क्या किया है कि 203 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 203 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी बनेगी। तो 3 को इससे किया तो मेरे पास वैल्यू बन रही 4 दिया 12, 1 12 आ जाएगा और 4 दूनी 8, 812 तो एक बार बन रहा है। फिर उसके बाद में एक बार इसको एज इट इज आ जाएगा ये 20.3। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वैल्यू बन रही है मेरे पास, बन रही है 832.3 करके कुछ आ रहा है। आपको लगभग में वैल्यू लिखनी है तो 832 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा था ना केवल उसको लिया है। 42 रुपये में 5% की वृद्धि हुई तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है केवल उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है और कितना लीटर वो पेट्रोल खर्च करती है एक महीने में, तो वो हमको निकाल लेना है पहले। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो खर्च में कितनी वृद्धि आई वो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल 25 क्वेश्चन हो गए मैथ के 12 तारीख के शिफ्ट 1 के। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।